तो हम कर्नाटक की जंग की बात कर रहे हैं और 224 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने ढेर सारी मेहनत की है, संकेत आज जो है पोलिंग का दिन। बिल्कुल, मंदिर गए हैं, बजरंग बली आए हैं, सब कुछ हो गया है कर्नाटक के चुनाव में। लेकिन क्या बजरंग बली नैया पार लगा सकते हैं? मुकाबले में जितने लोग थे और जो मुकाबले में नहीं भी हैं, हम येदियुरप्पा जी की बात कर रहे हैं, उन सब ने अपना अपना मताधिकार का प्रयोग किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बसवराज बोम्मई, उनको मालूम नहीं है कि वो मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे या नहीं, लेकिन वो मुख्यमंत्री रहे और चुनाव हुआ। बीएस येदियुरप्पा जो कि ना मुख्यमंत्री हैं ना मुकाबले में हैं, लेकिन उनका वर्चस्व और रसूख कुछ इस तरीके का है मनोरंजन जी कि सीटों के चयन से लेकर के सब कुछ बीजेपी ने उनको समूची इज्जत दी है। उनकी सीट से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं अगर आप बात कर लें कांग्रेस पार्टी की, तो डीके शिव कुमार हों या फिर आपके सिद्धरमैया जी हों, वो भी मुकाबले में हैं। एनडीटीवी के सर्वे में तो सिद्धरमैया 40% लोकप्रिय थे मुख्यमंत्री बनने के से लिए। नहीं होता है, जो 10 जनपद डिसाइड करेगा वो होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं, माफी चाहता हूं, नए अध्यक्ष भी हैं, नए अध्यक्ष भी है जो नए खड़गे जी भी तय करेंगे। बजरंग बली को डायनामिक्स में लाने वाले, बजरंग दल को माफ कीजिएगा, ये खड़गे जी ही थे। तो इस मुकाबले में एचडी कुमारस्वामी और एचडी देवगौड़ा और उनकी पार्टी जनता दल सेक्युलर अपने आप को कहां पाती है? क्योंकि अगर आप मनोरंजन जी आंकड़े देख लें तो ये बड़े रोचक हैं। ये ना कोई समझे कि जेडीएस का कोई लेना देना ही नहीं है और ये मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में है। आप अगर 2018 का चुनाव देखें तो भले ही बीजेपी का वोट शेयर 36.3 हो और कांग्रेस का 38.4, बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन फिर भी जेडीएस 18.3% पे थी। और उसके बाद मुख्यमंत्री जब बनने की बात हुई तो किंग मेकर की भूमिका जेडीएस ने निभाई। तो इस बार भी कहा जाता है कि शायद किंग मेकर बनेंगे या नहीं बनेंगे। हाँ बिल्कुल, 2013 में भी 20.2% जेडीएस की वोट शेयर थी। तो क्या इस बार वोट शेयर घटेगा या वोट शेयर उतना ही रहेगा? ये सारी चीजें देखनी होगी। और घटेगा तो वो वोट शेयर किसके पास जाएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन जो है वो तय करेगा जेडीएस का आने वाला भविष्य, क्योंकि देवगौड़ा जो है काफी उम्र हो गई है उनकी। निहाल के पास चल सकते हैं। निहाल, आप निहाल के पास एक वोट परसेंटेज मनोरंजन जी ये भी दर्शकों को बता दें, क्योंकि देखिए इस बार चुनाव आयोग जब ये घोषणा कर रहे थे कर्नाटक के चुनाव की, तो उन्होंने बोला कि इस बार कर्नाटक ये नहीं कर सकता कि फ्राइडे या सैटरडे को हो तो निकल जाएं कहीं घूमने, है ना, शिमोगा विमोगा कहीं चले जाएं, जोग फॉल्स देख लें, ये सब नहीं हो सकता। तो वेडनेसडे को रखा गया, और वो इसलिए रखा गया कि लोग जब छुट्टी पाएं तो इधर उधर ना निकलें, जाके वोट डालें। क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? 11 बजे तक का जो मतदान हुआ है उसमें 20.9% वोटिंग परसेंटेज आई है। 2018 से अगर आप तुलना करें तो 72.5% थी। लेकिन अभी कोई आप ओपिनियन बना लें या धारणा बना लें ये सोच के कि 20% वोटिंग हुई है या 21% हुई है, ये ठीक नहीं होगा। शाम को 6 बजे के आसपास पता चलेगा कि कर्नाटक में ये जो फॉर्मूला था इलेक्शन कमीशन का कि लोग छुट्टी मनाने ना निकल जाएं, ये फॉर्मूला काम किया भी या नहीं। वीकेंड पे नहीं रखा गया, फ्राइडे को नहीं रखा गया, जानबूझ करके वेडनेसडे को रखा गया। अदिति फडनीस हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। मैं सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे इलेक्शन को आप कैसे देखती हैं? जिस ढंग से मुद्दे कहा गया कि शुरुआत तो लोकल से हुई, फिर नेशनल चले गई और फिर बजरंग बली भी आ गए। देखिए, पहली बात तो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन हर पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर आप देखें तो जनता दल एस, बीजेपी और कांग्रेस मैदान में है, लेकिन जनता दल एस में भी त्रिकोणीय है और भाजपा में भी त्रिकोणीय है और कांग्रेस में भी त्रिकोणीय है। और ये बहुत ही दिलचस्प एक चुनाव है। इस पे भी हमें ध्यान देना होगा कि इस चुनाव के बाद बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जो कि जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कईयों के लिए ये अंतिम चुनाव है, लास्ट चुनाव है। जहां तक इसका मतलब, अभी तो मेरे ख्याल से आउटकम पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरह से लोग वोट करने आए हैं, बेंगलुरु और जगहों पर काफी उमस है, गर्मी भी है, तो हो सकता है कि शाम तक वोटिंग परसेंटेज बढ़े। उम्मीद तो पूरी है।
और जैसा आपने कहा, ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्रयोग निर्वाचन आयोग ने किया है कि वीकेंड पर न रख के चुनाव, लोगों को एक तरह से एक एक्सक्यूज न मिले कि हम बाहर निकल जाएं। वैसे शिमोगा बेंगलुरु छोड़ के लोग कम ही जाते हैं, ज्यादा जाते हैं नंदी हिल्स और मैसूरू। हाँ, ये आइडिया मत दीजिए आदित्य जी, कहीं फिर ना निकल जाए लोग। लेकिन कुल मिला के मेरे ख्याल से ये चुनाव एक तरह से कर्नाटक का विकास, कर्नाटक का डेवलपमेंट किस दिशा में हो, इस पर होगा। अदिति जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में अब सेल्फ गोल किया है? मेरे ख्याल से आपकी धारणा एकदम सही है, ये एकदम सच है कि सेल्फ गोल था वो। पूरा बजरंग दल का जो प्रकरण है, देखा जाए तो दक्षिण में बजरंग बली को कोई बहुत ज्यादा लोग समझते नहीं हैं। वहां पर आंजनेय हनुमान माने जाते हैं। तो बजरंग दल, बजरंग क्या है, बजरंग बली की गुहार क्या मायने रखती है, वो दक्षिण और उत्तर में बहुत अंतर है दोनों। उसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि जो कई इलाके हैं कर्नाटक में जहां बजरंग दल को पछाड़ के दूसरे गुट आगे आ गए हैं, जैसे श्रीराम सेने, जिसको की बैन करने की मांग सुषमा स्वराज ने की थी जी। और ये कहा था कि ये श्रीराम सेने क्या है, कहाँ से आई है, कब कहाँ चली गई है, ये मेरे ख्याल से बहुत गलत है। और सुषमा स्वराज ने ये खुल के कहा था जब बेल्लारी का चुनाव हो रहा था। आदित्य जी, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। देखिए, एक ये कहा जाता है लोकल बनाम नेशनल चुनाव, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भयानक प्रयास हुआ इसको नेशनल इलेक्शन बनाने का। आदित्य जी के साथ लगता है हमारा, आदित्य जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए लोकल मुद्दों पर चुनाव हो या फिर नेशनल मुद्दों पर हो, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें, और मैं ये तुलना कर रहा हूं विधानसभा में वोटिंग परसेंटेज और लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज, आप अगर 2018 का ही ले लें बेस, तो 2018 में बीजेपी को 36.3% मिला, कांग्रेस को 38.04। लेकिन आप यही अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखें तो बीजेपी को मिला 51% वोट शेयर और कांग्रेस को 31। यानी कि कर्नाटक को भेद करना आता है, फर्क करना आता है कि लोकल इलेक्शन कौन सा है और नेशनल इलेक्शन कौन सा है। निश्चित रूप से कर्नाटक में बहुत ही परिपक्व वोटर हैं और वहाँ आसानी से उनको बगलाया नहीं जा सकता है। तो मेरे ख्याल से मतलब उनके विवेक पर हमें एक तरह से जाना पड़ेगा। और वहां पर आपको याद होगा कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चालू हुआ था तो कर्नाटक से सबसे बड़ा कंटिंजेंट आया था उस पूरे अभियान में, जो कि अंततः फिर बाबरी मस्जिद के उसमें के डेमोलिशन में लाइन में दिक्कत आ रही है। अदिति जी हम आपके पास वापस आएंगे। जी, दर्शकों को बता दें कुछ तस्वीरें भी हैं, जरा निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन एक बार वो तस्वीर आपको दिखाएं, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में एक गजब की कोशिश की है अपने आप को आम साबित करने की नेताओं को। तो चाहे फिर वो नंदिनी के पार्लर में जा करके वहां पर फ्लेवर्ड मिल्क पीना हो या फिर ऑटो चलाना हो। ये हैं डीके शिव कुमार, इनकी भी एक ख्वाहिश है मनोरंजन जी कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो ये ऑटो के रास्ते विधान सौदा जाएंगे या पहुंचेंगे, ये देखना होगा। अभी वोट डाल के आए जी। निहाल के पास चलते हैं। निहाल बताइए, आप कहाँ पे हैं, क्या कुछ हो रहा है, कोई परसेंटेज आया है आपके पास, क्या रुझान है मतदाता में? देखिए, मैं इस वक्त केआर पुरम में हूँ और यहाँ देखिए दोपहर का वक्त है और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये एक उत्साहवर्धक है, क्योंकि बहुत कोशिश की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से
चुनाव आयोग के साथ साथ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो और सभी राजनीतिक दल इस कोशिश में लगे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान के लिए आएँ और उसका इस कोशिश का नतीजा यहाँ पर दिख भी रहा है। दोपहर का वक्त है और उसके बाद इतने सारे लोग अगर यहाँ पे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो कोशिश है ये रंग लाती हुई नज़र आ रही है। तो बेंगलुरु अर्बन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है केआरपुरम और यहीं पर मैं हूँ। यहाँ पे बैरती बसवराज उम्मीदवार हैं। अब बैरती बसवराज उन 17 नेताओं में से एक थे जिन्होंने कांग्रेस जेडीएस को छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा था। फिर उन्होंने अब अपने विधायक के तौर पर त्यागपत्र दिया, फिर यहाँ से इलेक्शन हुआ और वो जीते। कांग्रेस के नेता थे, बड़ी पकड़ है, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, वक्कलिगा है, माफ़ कीजिएगा कुर्बा है। और यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं ये उनकी लोकप्रियता को दिखाती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक तरह से उनके नाम पर यहाँ पर वोटिंग होती है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। लोग लगातार आ रहे हैं, दोपहर है इसके बावजूद आ रहे हैं। नंदिनी बनाम अमूल का के बारे में चर्चा हो रही थी और यकीन मानिए नंदिनी बनाम अमूल का जो मामला है ये बीजेपी को कहीं ना कहीं ओल्ड मैसूरू रीजन में खास करके बैकफुट पर लाके खड़ा करता है, क्योंकि बीजेपी इसको उस तरह से काउंटर नहीं कर पाई जिस तरह से इसको जेडीएस ने सबसे ज़्यादा भुनाया है और उसके बाद कांग्रेस ने। बहुत कोशिश हुई थी बीजेपी की तरफ से और बीजेपी ने यह यहाँ तक कहा था कि आप नंदिनी को अमूल से चुनौती नहीं हो सकती क्योंकि पहले ही लगभग 1.5 दर्जन ब्रांड्स, दूसरे दूध के ब्रांड्स और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर बाज़ार में हैं। इसके बावजूद जब नंदिनी को कोई चुनौती नहीं मिली तो अमूल से कैसे मिल सकती है। लेकिन चूंकि चुनावी माहौल है तो उसका राजनीतिकरण हुआ और फिर जेडीएस और कांग्रेस नंदिनी के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या लोग जो अभी हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली के बारे में सोच के वोट कर रहे हैं या कर्नाटक अपने क्षेत्र के बारे में लोकल इशू पे वोट कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? क्या देखिए, जो शहरी वोटर्स हैं, शहरी वोटर्स खास करके जो सोसाइटी के ऊंचे तबके से बिलोंग करते हैं, से जिनका ताल्लुक है, उनका यह कहना है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों के उनको ज़्यादा लुभाता है और राष्ट्रीय मुद्दे उनके लिए अहम हैं। लेकिन जब आप समाज के उस वर्ग से बात करें जो दबा कुचला वर्ग है या फिर वो वर्ग जो कि आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, ग्रामीण इलाके जो हैं वहाँ पर स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है। इसके अलावा भ्रष्टाचार को 40% कमीशन सरकार का जो एक मुहिम चलाया था कांग्रेस ने, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लें या फिर अमित शाह को लें, इन लोगों ने इसको काउंटर किया। लेकिन जिस तरह से स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ के इसको काउंटर करना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी उसमें कमी रही है। और ये सब जो मुद्दे हैं ये बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा चुनौती पैदा करती नज़र आ रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों ने जो रैलियां की हैं, जिस तरह से लोगों का जन सैलाब खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों में उमड़ा है, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से किस हद तक वोट बैंक में तब्दील हो पाता है, उनकी बात किस हद तक लोगों को पहुंच पाई है, क्योंकि एक लैंग्वेज डिस्कनेक्ट भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। सही बात है। अब वो लैंग्वेज डिस्कनेक्ट की वो तो हर साउथ के राज्यों में होता है। निहाला बने रहिए, हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं लेकिन हम चर्चा जारी रखेंगे कर्नाटक की इस जंग पर। तो आइए अब शुरू करते हैं इस घंटे की हमारी कवरेज कर्नाटका चुनाव की। जैसे कि आप जानते हैं कि आज वहां पर वोटिंग हो रही है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से वोटिंग जारी है। वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक की 20% थी, करीब 21 मान लीजिए आप, 20.9% थी। अब कितनी हो गई है? अब से थोड़ी देर में जो लेटेस्ट 1 बजे का जो आंकड़ा आता है वो अब आता ही होगा, तो वो हम आपको बता देंगे। कर्नाटक विधानसभा के 224 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। लोग सुबह से ही वोट देने के लिए कतार में दिखाई दे रहे हैं। करीब 5 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मतदाता लगभग 60,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
और सभी बड़े नेता जो हैं वो बाहर निकले हैं वोट डालने के लिए। सारी तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं और ये देवगौड़ा साहब जो हैं वो आपको दिखाई देंगे इस जो ताज़ा तस्वीर है इसमें। और बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, सिद्धारमैया, बाकी सारे नेता जो हैं उन्होंने अपने मताधिकार का और हम चलेंगे निहाल के पास भी चलेंगे, हम प्रतिभा हमारी सहयोगी है उनके पास भी चलेंगे। और हमारे पास अजय उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रशांत जीएस प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हरीश रावत जी हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हरीश जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो लास्ट मिनट एंट्री मारी बजरंग बली ने, तो आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही ये संकट मोचन बनेगा उनके लिए चुनावी? नहीं, इसका फायदा उनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए नहीं मिल पाएगा, वहां गवर्नमेंट इनकी बहुत बदनाम है। एक तो विकास के विषय में मोदी जी बड़े लेट स्टार्टर रहे और उधर 40% कमीशन खोरी का जो चार्ज ठेकेदार एसोसिएशन ने चीफ मिनिस्टर पर लगाया था, उनकी सरकार पर लगाया था, वो ऐसा चिपक गया कि इस गवर्नमेंट को एक मिस्टर 40% गवर्नमेंट के नाम से जाना जाने लगा और लोग मन बना चुके कि इनको हमको सत्ता से हटाना है। तो कोई ऐसा सहारा नहीं था उनके पास। जहां तक बजरंग दल वाली बात है, उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री ने स्वयं की। इतना हुआ कि जो उनका कार्यकर्ता बिल्कुल हतोत्साहित होकर के घर बैठ गया था, वो थोड़ा सा हलचल में आया, मगर उससे कोई मैटेरियल इफेक्ट मतदाता के मन पर पड़ा है या वोटिंग पैटर्न पर पड़ा है वो नहीं है। पुराने ही पैटर्न पर वोट है। हाँ, जो सत्ता विरोधी रुझान वाला वोटर है, वो वोटर इस समय बीजेपी को हराने के लिए एक पुष्ट कांग्रेस के साथ आकर के खड़ा हो रहा है। यहां तक कि जेडीएस फैक्टर भी ज्यादा असर नहीं डाल रहा है, तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। हालात हमारे ही पक्ष में रहे हैं और जिस नाम से वो सोच रहे थे कि हम फायदा उठाएंगे, इस बार प्रधानमंत्री जी थोड़ा गच्चा खा गए, क्योंकि ये एक चीज और हुई है हरीश जी। हाँ, बनाने में उनसे जरा लेट हो गई। एक चीज और भी जो उत्तराखंड में जो देखने को मिला था, कांग्रेस पार्टी में आपस में सिर फुटौल समन्वय नहीं, शायद इस बार सीतारमैया और डीके शिव कुमार ने शायद उस स्थिति को शायद वहां पर पैदा होने नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि ये एक प्लस पॉइंट है? क्योंकि कांग्रेस में तो आपस में खींचतान से ही कांग्रेस हारती है। जी मनोरंजन जी, आपने ठीक कहा, हम ऐसा नहीं कर पाए और उसकी कीमत हमने चुकाई, मगर हमसे हिमाचल ने भी सबक लिया और कर्नाटक ने भी सबक लिया। वहां पार्टी में एकजुटता रही, उसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस समर्थक मानसिकता के वोटर का मनोबल बहुत बढ़ा और वही एक निर्णायक फैक्टर रहेगा कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की जीत का। जी, हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए, निहाल और प्रतिभा। अजय जी आपके पास और बाकी मेहमानों के पास प्रशांत जी मैं आऊंगा। पहले अपने सहयोगी के पास चलते हैं। निहाल और प्रतिभा, बताइए निहाल, क्या स्थिति है? क्या कोई परसेंटेज वगैरह आया है? वोटिंग में तेजी है, कमी आई है, क्या है रिपोर्ट? देखिए, 1 बजे तक का जो परसेंटेज हमें मिला है उसके मुताबिक 37% से थोड़ा ज़्यादा वोटिंग हुई थी और अभी काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। इसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं और ये एक अच्छी उत्साहजनक बात है कि कम से कम जो प्रयास किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से या फिर दूसरे स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोलिंग बूथ तक आएँ, वो यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, दाहिनी तरफ कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति जब कैमरा पैन करेंगे तो वहाँ भी आपको बूथ पर बहुत सारे लोग दिखेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। तो अब देखना ये है कि जो वोटिंग का परसेंटेज है, क्या वाकई इस बार
पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा, क्योंकि अगर अभी 37-38% के आसपास वोटिंग अगर 1 बजे तक हुई है तो एक अच्छा वोटिंग का परसेंटेज और पैटर्न आप कह सकते हो। और अभी कई सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, हर तरफ लोग लाइन में हैं, या पूरे सिर्फ और शहरी क्षेत्र में इतना अच्छा रिस्पांस, निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जितने भी राजनीतिक दल हैं और जिन स्वयंसेवी संस्थानों ने ये कोशिश की है कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़े, उन सब का उत्साह बढ़ाने के लिए ये काफ़ी है। प्रतिभा के पास चलते हैं। प्रतिभा, आप बताइए। यहाँ पे बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है। अभी तक तो देखेंगे तो 7 बजे से लेके अब तक बहुत सारे लोग जो है लंबी लाइन में खड़े थे अपने वोट देने के लिए, लेकिन अब 2 कारण है, एक तो धूप और दूसरी चीज़ है लंच टाइम। आइए, हमारे साथ है एक वोटर। इस बार इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ लोकल इश्यूज़ ही नहीं लेकिन नेशनल इश्यूज़ को भी माइंड पे रखते हुए अपने वोट देने के लिए आए हैं। क्या आप बता सकते हैं, कैन यू टेल अस व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज यू हैड इन माइंड बिफोर कास्टिंग योर वोट? The corruption has to be brought down. Right. If it is brought down, everything will be okay. I mean, things are going on. Work is in progress, but not. Do you think that this time around people are not looking at roti kapda makan, but they are looking at more, a bigger picture? Bigger picture means employment for youngsters, because youngsters are migrating to cities. So they need job. They are prepared to work. They no work. जॉब अपॉर्चुनिटी से लेके भ्रष्टाचार तक यही सब मुद्दे अपने माइंड पे रखते हुए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अपने वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। अब देखना पड़ेगा कि इवनिंग का टर्नआउट कैसा होगा। 3 बजे के बाद क्या यही उत्साह रहेगी कि नहीं? बेंगलुरु की जो रेप्यूटेशन है वोटर एपैथी, वो बदलेगी या नहीं? जी बिल्कुल, ये देखना होगा। ये प्रतिभा रमन ने जो बात बोली, और अभी थोड़ी देर पहले निहाल बता रहे थे 37% वोट परसेंटेज हो गया है 1 बजे तक। अब ये 72 बेंगलोर के लिहाज से अब ये 72% पार करेगा जैसे 2018 में कर गया था, तब तो फिर शायद इस चीज पर चर्चा हो सकती है कि वोटर के मन में क्या है। क्योंकि अमूमन, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े तो इसका मतलब कि आदमी सत्ता पलटने के लिए वोट कर रहा है, लेकिन कहा यही जाता है, ये कई बार गलत भी हो चुका है। और ये हैं अपने आप को आम आदमी साबित करने वाले डीके शिव कुमार, चुनावी मुकाबले में हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। सिद्धरामैया के साथ इनकी लड़ाई के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, लेकिन बाद में फिर वीडियो बनते, नंदिनी की आइसक्रीम खाते, सिद्धरामैया बता रहे मेरा हाथ सूज गया है, वो उसकी इंक्वायरी करते। मतलब वो हर तरीके से कांग्रेस ने एक संदेश देने की कोशिश की कि हम साथ साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्नाटक में जो चुनावी जंग चल रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो लास्ट में, और ये चीज हम कई अपने लोगों से, जो कमेंटेटर्स हैं, प्रवक्ता हैं, उन सब से हम लगातार पूछ रहे हैं, लास्ट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बजरंग दल बनाम बजरंग बली की जो बात की गई, आपको लगता है उसका चुनावी असर पड़ेगा? क्योंकि विश्लेषण में, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी विश्लेषण में अगर आप बात करें तो उनका ऐसा मानना है कि फर्क पड़ रहा है। कर्नाटक की जनता को बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है, बजरंग बली से पूरे कर्नाटका को और पूरे देश को लेना देना है। बजरंग बली के नाम पे बजरंग दल के सारे कुकृत्यों को इन लोगों ने प्रयास किया कि सही किया जाए। इससे बजरंग बली के जो भक्त हैं स्वतः नाराज हैं, और आज इस चुनाव में मतदान देते वक्त इस बात का भी वो जरूर सबूत देंगे। कर्नाटका के विकास के लिए जो पार्टी ने काम किया, हमारी पार्टी ने जो वादे किए, जो लोगों के गरीबों के लिए और उनके बीच जाकर के जो उनके जो दुख दर्द थे उसको कहीं ना कहीं प्रयास किया कि उनके साथ खड़े रहें, आज उसका भी एक कहीं ना कहीं हमें प्रतिफल मिलेगा। कर्नाटका के लोगों ने ये भी 5 जो हमने गारंटी दी उसका भी लाभ हमें मिलेगा। जरूर। महिलाओं के अधिकार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, और सही पूछे तो दलित समाज, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो हम चाह रहे हैं, और कर्नाटका के अमान सम्मान के लिए वोट। जरूर, आपने कोशिश तो बहुत जोर लगाई है, आपके नेताओं ने भी जोर लगाई है। प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, क्या बजरंग बली संकट मोचक बनेंगे इस बार बीजेपी के लिए?
नहीं मनोरंजन जी, एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कांग्रेस किसके साथ 2018 इलेक्शन में जुड़े हुए थे? पीएफआई और एसडीपीए के साथ। वो खुद एसडीपीए का जनरल सेक्रेटरी ने ऑन रिकॉर्ड आके बताया है कि कांग्रेस और एसडीपीए का अलायंस था करके। एसडीपीए क्या होता है? पीएफआई का पॉलिटिकल आर्म। पीएफआई किससे प्रेरणा लेती है? आईसिस से। देखो ऐसा मनोभाव जो है कांग्रेस का, देशद्रोही पीएफआई से जुड़ के चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी एसडीपीए क्या बोला है? हमने 100 सीट पे कंटेस्ट करना चाहते थे, कांग्रेस के लिए 80 सीट छोड़ दिए, हम 15 या 20 सीट में कंटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? जो पीएफआई ऑलरेडी बैन हो चुका है, उसका पीछे कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस और पीएफआई चोले का कॉइन जैसा है। पता चला ना? कांग्रेस का यही मुद्दा है, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, भ्रष्टाचार। देशद्रोहियों से जो जुड़ के काम करते हैं कांग्रेस है वो। अभी जो किया है, हिंदुओं को अपमान किया है, हिंदुओं को बहुत अपमान किया है, जो हनुमान भक्त है उसको अपमान किया है। बजरंग दल को आप एक मामला बताओ जिसमें बजरंग दल एंटी इंडिया या देश विरोधी काम किया है? एक भी नहीं है जी। जो पीएफआई से ये तो कंपेयर करते हैं, इसको माइंडसेट देखो कांग्रेस का, इतना घटिया सा माइंडसेट है कांग्रेस का। बजरंग दल के अब एक भी बात मेरे को लेके आ जाओ कि वो देशद्रोही काम किया करके। अरे प्रशांत जी, जो आप भी करते देशद्रोह हैं, किस राष्ट्र चीज के को लिए कहते करते हैं? हैं, उपाध्याय देश जी के लिए से करते एक रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ। प्रसाद जी, उपाध्याय जी को अब मौका देते हैं। उपाध्याय जी जवाब दीजिए। मनोरंजन जी, सरकार जा रही है कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, बौखलाए हुए हैं प्रशांत जी। और प्रशांत जी के बहुत सारे नेता भी बौखलाए हुए हैं। इतने देर में एक बार भी इन्होंने क्या काम 5 साल में किया, वहां 3 साल में क्या किया? कर्नाटका के लोगों को ये दर्पण देते तो ज्यादा अच्छा रहता। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? वो आशीर्वाद उनका नहीं मिलेगा यदि ये था मेरे कर्नाटका के सामने लोग। कि 10 सेकंड रुक बजरंग दल से जाइए, क्या 10 हो रहा है सेकंड। करके। बीच बीच में मैं नहीं बोलता, डेवलपमेंट ऑफ बीच बीच में नहीं बोलते, बीच बीच में नहीं बोलते, बीच बीच में नहीं बोलते। आपकी बारी आएगी, जो सवाल आपकी बारी था, आएगी। हमने उसको जवाब बीच दिया। में नहीं, आप बीच में नहीं उसको पलट रहे बोलते, हैं। बीच में नहीं बोलते। आप अच्छे व्यक्ति हैं, बीच में नहीं बोलते। हाँ जी, अपनी बारी में जल्दी खत्म बोलेंगे। कीजिए। जी 10 सेकंड दे दीजिए सिर्फ। जो बात अभी प्रशांत जी ने कही, सच तो ये है कि ये लोग कह रहे हैं कर्नाटका के लोगों को कि दंगा हो जाएगा यदि आप, धमकी दे रहे हैं कि यदि आपने हमें चुना नहीं तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये एक तरह से चुनौती दे रहे हैं कर्नाटका के स्वाभिमान को। ईश्वरप्पा के आशीर्वाद और 40% कमीशन के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है कर्नाटका के लोगों को। वहां के लोग सक्षम हैं, मजबूत हैं। राजीव गांधी वो का, किसानों, उसका क्या हुआ? किसानों का प्रदेश, वो टेक्नोलॉजी का प्रदेश है, वो युवाओं का प्रदेश है, पूरे देश को एक दिशा देने वाला प्रदेश जी, है। जी, जी। कर्नाटका के स्वाभिमान के साथ जिस तरह इन लोगों ने प्रयास किया है खिलवाड़ करने का, आज कर्नाटका के लोग उसका जवाब दे रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस। प्रशांत जी का जवाब। प्रशांत जी, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं। देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बजरंग दल जो है उसने कोई एंटी इंडिया काम नहीं किया है, लेकिन एक बहुत लंबी फहरिस्त है और आप जानते हैं एक बहुत लंबी लिस्ट है कि कितने सारे मर्डर के केस में, कितने सारे और केसेस में, क्रिमिनल केसेस में लगातार बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनका नाम जुड़ करके आता है। तो ये आप डिस्टिंक्शन कैसे बना रहे हैं? नहीं, मतलब किस चीज को आप एंटी इंडिया कह रहे हैं? देशद्रोही जो है ना, नहीं, देशद्रोही भारत के अखंडता के ऊपर जो खड़ा कर रहा है वो पीएफआई है, वो प्रेरणा आईसिस से लेती है। उन लोगों से कांग्रेस जोड़ रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता के ऊपर जो भी एक केस बोल रहे हो ना, ये सर कांग्रेस सरकार जाती ना, वो केस बनवा दिया है कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस एंटी हिंदू है। प्रसाद जी, हिंदुओं का अपमान करने के लिए कांग्रेस करती है। आपकी बात मान ली। तुष्टीकरण का राजकारण करती है। अब मुझे ये बता दीजिए, जो सवाल कांग्रेस से तरफ से आया कि कर्नाटक के लिए एजेंडा क्या है आपका, यदि एजेंडे पे बात करें तो ज्यादा अच्छी रहेगी। मनोज, वही भी बोल रहा हूं, जो 40% का कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला ना, उसको भी मेरे को जवाब देना पड़ेगा। 1985 में कांग्रेस को कितना सीट मिली थी लोकसभा में? 403। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का क्या स्टेटमेंट था? 1 रुपए जब सेंटर से आता है 15 पैसा लाभार्थी को मिलता है। मतलब कांग्रेस 85% कमीशन सरकार थी, दलालियों से मिलकर काम करती थी। ठीक है। 70 साल में कांग्रेस क्या नहीं किया है
हम 3.5 साल में नहीं किया करके लोग बता रहे हैं। नहीं तो हम प्रशांत जी 3.5 आपका ये साल में कहना है नहीं थे कि अभी, वो 85% 3.5 कमीशन साल में सरकार थी। 2 साल कोविड में गुजर गए। एक सेकंड प्रशांत जी, तो आपका कहना है कि अगर वो 85% कमीशन सरकार थी तो आपका 40 का फिगर थोड़ा कम है। नहीं 40 करके जो बोल रहे हैं ना, उसको कोई एविडेंस ही नहीं है, क्योंकि मैं हर बार हर शो में बता रहा हूं, जो केम्पन्ना कॉन्ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष थे, वो सिद्धरामैया जी को मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद एक भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में दाखिल नहीं किया उन्होंने। हमारा सिटिंग मिनिस्टर ने उसके ऊपर डिफॉर्मेशन केस लगाया, इसके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था। उसके बाद वो मामला चुप हो गया। कांग्रेस सिर्फ इलेक्शन वोट बैंक और इलेक्शन पॉलिटिक्स के लिए ये मामला उठा रहे हैं।